हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। देखिए, मैं आपसे एक बता दूं बात कि आप लोग हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी के टॉपिक्स, हिंदी से क्वेश्चन, हिंदी की ये, हिंदी की वो। भाई साहब, जितने हम पेपर करवा रहे हैं उतना ही सॉल्व कर लो, आगे सफिशियंट है। प्रश्न नहीं हो रहा ना, एक काम करिएगा, आप खोलिए क्वेश्चन बैंक और यहाँ से मैं बताऊंगा, आप मिला लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में आने वाला। सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th हिंदी के पूरे पेपर को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा, पूरा पूरा ये हिंदी का जो आप पेपर देख रहे हैं इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि इसमें अब मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। ये पूरा पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, कोई इशू नहीं होनी चाहिए, है नहीं। एक बच्चा कह रहा था, आप लोगों को कुछ कमेंट आता है गुरुदेव ये गुरुदेव वो, यार गुस्सा किस बात का। अब मैं गुस्सा उस्सा नहीं होता, क्योंकि गुस्से से मैंने बहुत कुछ खोया है। देन भाई, गुस्सा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। गुस्से यार कितना भी आ जाए बट गुस्सा नहीं करना है। हमें केवल डट कर सामना करना है तकलीफों का, चीजों का, और उससे सीखना है कि ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से हमें किसी के सामने झुकना पड़े, ठीक है ना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ, आज अगर पढ़ लेंगे, कोई जॉब पा जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी एकदम बेहतर और बेहतरीन तरीके से चलेगी। ये मेरी गारंटी है शिवम की। आज का सर हिंदी का पेपर कोड जो होने वाला है सोल्यूशन 302 CW हम लोग पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर समय मिलेगा, जिसमें से 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 में से पास होने के लिए केवल जो रिक्वायर रहेगी वो कितने, 33 नंबर की रिक्वायर्ड रहेगी। 100 में से 33 नंबर। समय जो आपको मिलने वाला है सर, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे, और यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित रहेगा, एक खंड क और दूसरा खंड ख, और दोनों खंडों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सर क्या है, खंड क है सर, क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो रहेगा बटा रहेगा खंड क रहने वाला है। यह आपका 50 अंकों का रहने वाला है सर। कितने नंबर का सर, 50 नंबर का रहने वाला है। पूरा पूरा हम लोग धुआं धुआं करने वाले, बिल्कुल। एक चीज याद रखना, पेपर के मामले में यस के स्टडी भरोसेमंद चैनल है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल यस के स्टडी से जुड़े रहें और अपना जो 95% लाने का है गेन, वो बिल्कुल करेंगे। देखो, दुनिया कॉपी कर रही भाई, कोई इशू नहीं आई, हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोग किसी का कॉपी मत करना, किसी की चीजों को लेना नहीं है, केवल अपने दिमाग से सोचना है और लिखना है पेपर में। पता लगा जो आपके बंदा बगल लिख रहा है वो गलत ही लिख रहा हो, तो पता लगा वो आप छाप दिए। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम है। जो सर आवारा मसीहा है वो किसकी है, तो याद रखना, आवारा मसीहा के दो जो गुरुदेव लेखक है विष्णु प्रभाकर है। कौन है सर, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। नंबर वाला है, संयोगिता स्वयंवर क्या है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, बताइए फटाफट। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, सर लाला श्रीनिवास दास की। किसकी है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर सर रचना है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, ध्यान देना, बहुत प्यारा प्रश्न है। इंदुमती कहानी के लेखक है सर, जो इंदुमती है इसकी कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है। क्लियर। अगला यहाँ पे सर, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। सर स्कंदगुप्त जो नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। डायरेक्ट आप ऑप्शन को याद करो, नोट करो, क्योंकि ऐसे ही आएगा पेपर में, इसको याद करना है आपको। मृगनयनी क्या है यहाँ पे, मृगनयनी, मृगनयनी एक उपन्यास है। अच्छा, एक मृगनयनी अगर हम बोले तो यह क्या है, सर यह एक कृति है। क्या है, यह एक कृति है। कृति में होता है एक विधा। क्या होता है, विधा। विधा को क्या बोलते हैं गुरुदेव, प्रकार बोलते हैं। विधा को क्या बोलते हैं, प्रकार। अब ये विधा कई प्रकार की होती है, जैसे कि कहानी होती है, उपन्यास होता है, ठीक है ना, उपन्यास होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या निबंध हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, निबंध हो सकता है,
तो ये क्या एक प्रकार है, एक विधा है। मृगनयनी एक उपन्यास यानी कि एक कृति है, जो कि विधा यानी कि कौन सी विधा है, उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, वृंदावन लाल गोस्वामी है। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है, सॉरी वृंदावन लाल वर्मा है। पहला जो प्रश्न रहेगा 5 बहुविकल्पी क से अंग तक रहेंगे। उसके बाद आपका सेकंड चालू होता है सर, दूसरा नंबर चालू होता है, इसमें भी आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, जैसे ही लाइक 1000 होगा आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है एसके मिशन पे अपडेट हो जाएगा। एसके मिशन टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हरी घास पर क्षणभर, क्या सर, हरी घास पर क्षणभर, यह एक कृति है, किसकी है, अज्ञे की। सच्चिदानंद हीरानंद भाष्यान बोले तो अज्ञे ना सही बताइएगा, कमेंट छापिएगा। अगला यहाँ पे आनंद, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी एक क्या है, पत्रिका है। यह किसकी है, बद्री नारायण चौधरी। इनका पूरा नाम प्रेमघन, शॉर्ट में पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी बोले तो प्रेमघन। अगला यहाँ पे ग नंबर, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि है। प्रयोगवादी कवि कौन है, अज्ञे जी हैं। अच्छा, इसमें से यामा कहानी किसकी है भैया, महादेव वर्मा की। किसकी, यामा महादेव वर्मा की। छायावाद काल का काल है, छायावाद काल का काल कौन सा है, तो छायावाद जो काल का काल है 1938 है। छायावाद काल है और इस काल का काल क्या है, तो छायावाद काल के जो काल हैं 1919 से 1938 तक है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे अंगा वाला, देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद से संबंधित है। किसका है, साम्यवाद से संबंधित है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, साम्यवाद है। क्लियर है, चलिए अगला यहाँ पे आपका क्या सर, गद्यांश है। करेजा ये गद्यांश क्या, ध्यान देना, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का गद्यांश है, 5 सवालें आएंगी, प्रत्येक सवाल के 2 नंबर मिलेंगे, तो 5 दूनी 10 सवाल एकदम आपकी 10 नंबर की एकदम पक्की हो जाएगी। सर है क्या यहाँ पे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। क्या है, धर्म है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि आपको सर ट्रिक से, टिप्स से कैसे तैयार करना है, करेगा है कि नहीं। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी क्या यूनिक है चीजें जो सर आपसे हम कनेक्ट होना चाहेंगे। तो बस यही जो टिप्स मैं देने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र शब्द जुड़ा, एकाठ कहीं गलती से भी राष्ट्र दिखा, तो सीधा बोलिए ना, राष्ट्र का स्वरूप कहां से लिया गया करेजा, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। लेखक का नाम रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल गुरुदेव। बस करेजवा टेंशन नहीं लेना है, छाप देना। क्लियर है आपका, 2 नंबर लह जाएगा। तो कहां से लिया गया है, ये लिया गया राष्ट्र के स्वरूप से, जिसके लेखक कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छा, राष्ट्र है क्या, राष्ट्र मतलब हमारी जो मातृभूमि है। जैसे भारत हमारा क्या राष्ट्र है, बोलते हैं ना राष्ट्र। तो भारत देखेंगे तो ये भूमि है ना, भारत माता भूमि, भूमि पर तो हम लोग खड़े हैं कि हवा में तैर रहे हैं, नहीं ना, पृथ्वी पर हैं। तो यहाँ पे भूमि शब्द जुड़ा हुआ है, पृथ्वी शब्द जुड़ी हुई है। तो ये समझ लीजिए राष्ट्र, राष्ट्र मतलब मातृभूमि से संबंधित चीजें हैं। दैट्स ऑल, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा भरोसा नहीं है तो काम करना, आप क्वेश्चन बैंक खोलिए। सही बच्चे क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे आई होप, खोलिए
और उसमें देखिए राष्ट्र के स्वरूप से प्रश्न ये बना हुआ है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। गुरुदेव हमें क्या पता कि इसका आंसर क्या होगा, हम इतने जानकार होते तो आपसे पढ़ते क्या, पढ़ते क्या, अरे नहीं पढ़ते गुरुदेव, हम तो अपने से पढ़ लेते। सर यही यही जो चीज होती है ना, अगर एकदम दिलवा को घायल कर देता है, यही इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन ले आया हूं एकदम रामबाण इलाज, रामबाण इलाज। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसके, भूमि के, यानी कि राष्ट्र के, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। दैट्स ऑल यार मैटर। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। दैट्स ऑल, काम खत्म। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को करेजा निर्मूल कहा है, किसने, लेखक ने। तो देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या लिख देंगे कि लेखक ने पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ने वाली राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो देखना ऊपर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ पे देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आज के बाद से आपका कोई डाउट रहेगा क्या, डाउट नहीं रहना चाहिए यार, इतना हम सिंपल और अच्छे टिप्स के साथ मैं बता रहा हूँ, कसम से इसके बाद आपका डाउट रहना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना गरेजा, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए, बिल्कुल गुरुदेव नहीं रहेगा, मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर यही। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की करेजा क्या है, जननी है, यानी कि माँ है। रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए। अच्छा, अब रेखांकित वाक्यांश गुरुदेव कहाँ पे है, ये जो नीचे खींचा हुआ लाइन है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा, कुछ मत करना, इसी को करेजा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक पृथ्वी की जड़ों से जुड़ी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अधिक फैलाव होगा और लोगों के बीच नई आशा का संचार होगा। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरद अग्रवाल। दैट्स ऑल मैटर। अगला देखना है यहाँ पे, मुझे पता है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी हम आपको जूम कर देंगे तब दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये बगल में इसका अर्थ लिखा है मैंने, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है और ये पद्यांश 10 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के, 10 नंबर। बैठ चली अचल तथापि असंग तरंगा, सिंही अब थी वो, सिंही अब थी हाँ गोमुखी गंगा, हो जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो मैं फिर, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष पथ है, पर अवलाजन नारी के लिए कौन सा पथ है, यानी कि अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक एक का मैं यहाँ पे अर्थ आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे देखना, ठीक है ना। अब दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वो लाइन में लिखा था, बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, अर्थात कह के यहाँ एक पहाड़ की तरह स्थिर बैठी हैं, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचारों की लहर उठ रही है और वह शांत दिखती है, लेकिन भीतर से क्या है, अशांत है। इसका मतलब ये हो। अगला है, सिंही अब थी हाँ गोमुखी गंगा, अर्थात एक शेरनी की तरह जो अब तक शांत नहीं, शांत नदी बन गई है। इस पंक्ति में कैकेयी के व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को दिखाया गया है। वह एक बार शक्तिशाली और निर्णायक थी, लेकिन अब वह पश्चाताप और दुख से भरी हुई है। यानी कि पहले ये भैया साहब शेरनी की तरह गरजती एकदम निर्णय लेने वाली थी, लेकिन अब ये शांत हो चुकी है।
अगला यहाँ पे लाइन में देखिएगा क्या यहाँ पे है, यहाँ पे अगला इन्होंने बोला है, हाउ जनकर भी मैं जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यानी कि कैकेयी स्वीकार करती है कि उसने भरत को कभी सही रूप से नहीं समझा, वह अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों से चूक गई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, वह दूसरे से कहती है कि वे स्वयं भी जानते हैं कि वह क्या है, अपराधी हैं। यह सच है तो फिर लौट चलो घर। वह भरत को कहती है कि अगर यह सच है कि वह अपराधी है तो उसे घर लौट जाना चाहिए। अगला यहाँ पे, भैया अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया, यानी कि वह भरत को अपना अपराध स्वीकार करती हैं, मतलब वह भरत को अपना अपराध स्वीकार करती हैं भरत से, और कहती हैं कि वह उसके पिता और माता के अपराध की क्या है, भागीदार हैं। अगला है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। अर्थात कैकेयी कहती है कि शपथ लेना दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन एक महिला के लिए और कोई रास्ता नहीं होता। बस इसका क्या है, हिंदी अनुवाद है। हालांकि इसका मैं पूरा पीडीएफ उठा के आपको दे दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई चिंता नहीं लेना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम और माता कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम, तो पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप, रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि अगर अगर आप कसम खा रहे हैं तो यह दुर्बलता क्या होता है, प्रतीक होता है, लेकिन एक अभागिन स्त्री के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। अर्थात यहाँ पे आप लिख देंगे कि कैकेयी को अपने किए गए पश्चाताप है, किए पर पश्चाताप है, वह अपने दुर्बलता को प्रकट कर रही है कि जो अबला है उसके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त होगा, यानी कसम खाने के सिवा। अगला यहाँ पे, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है, तो कैकेयी श्री राम से घर लौट चलने के लिए आग्रह कर रही हैं। सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, तो सिंघनी का मतलब होता है क्या, सिंघनी का अभिप्राय सिंघनी होगा, यानी कि सिंघनी का मतलब शेरनी से है, किससे है, शेरनी से है। और गोमुखी गंगा का अर्थ है कि गौ के मुख के आकार की गंगोत्री का वह स्थान जहां से गंगा निकलती है। यहाँ पे सिंघनी का मतलब होता है शेरनी से है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका पांचवा जो प्रश्न आएगा वह आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में आंसर देना है, 5 नंबर मिलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर्वपाल, मोहन राकेश, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोटेड हियर। इसको भैया इंपॉर्टेंट लगा देना, करे जा छाप देना, पेपर में आएगा तो, ठीक है ना। चले करे जा, यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि कवि का और लेखक का आएगा। तो सबसे पहले लेखक का यहाँ पे साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख कृतियां लिखते हैं। तो हिंदी साहित्य के ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद ये काशी हिंद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ और 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्यकार यह उज्जवल नक्षत्र क्या हो गया, अस्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे अशोक के फूल, फुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, सूरदास, कालिदास की लालिली योजना, कबीर और कौन सी सर जी, साहित्य सचर, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा इत्यादि इनकी क्या है सर जी, प्रमुख कृतियां हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका ख नंबर है सर, है क्या, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ध्यान दीजिएगा अपना, ठीक है ना। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में देना है, 5 नंबर का है।
पहले रामधारी सिंह दिनकर, दूसरे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए हम रामधारी सिंह दिनकर का क्या लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्गम अग्नि रेखा खींचने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी साकार और शैक्षणिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र की असामयिक मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति देव के विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 1974 में मद्रास में क्या हो गए, परलोक सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप छां रश्मिरथी, नील कुसुम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद एक छठा यहाँ पे आपको प्रश्न नीचे मिलेगा, सर है क्या? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हम आपको बहादुर की कहानी सुना दे रहे हैं, याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बहादुर एक गांव का छोटा बालक है। कितने वर्षीय? 12 वर्षीय। यानी बहादुर 12 से 13 साल का एक नाबालिग लड़का है जो अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर वो शहर भाग आता है। मतलब कुल मिला के आपका उम्र 12 से 13 साल है, अगर आपकी माँ आपको डांट रही पढ़ाई के लिए तो आप घर छोड़कर कहाँ भाग गए? अपने शहर भाग आए। उसके बाद आपको भूख लगेगी तो आपको नौकरी की क्या रहेगी? तलाश रहेगी। फिर बहादुर जब शहर आता है तो ये नौकरी पाने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा। नौकरी तलाश में वो भटकने लगता है। फिर उसी शहर में एक निर्मला रहती थी। क्या रहती थी? निर्मला, जो कि अमरकांत की पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी निर्मला, काल्पनिक है नाम। यह जब अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के घर जाती थी तो वहां देखती थी कि नौकर चाकर लगे हुए हैं। अब इनके मन में भी आता था कि भाई साहब हमारे यहाँ भी नौकर लग गए, जब दूसरे के यहाँ नौकर है तो हमारे भी नौकर लगे। और इनको भी एक नौकर की तलाश थी और बहादुर एक दिन के घर पहुंचा नौकरी मांगने के लिए और इनको भी नौकर की तलाश थी। अब निर्मला जी रख लेती है नौकरी पर किसको? बहादुर को। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बढ़िया, ठीक है ना, और इसका बेटा भी अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे मारा पीटा, चोरी का इल्जाम लगाया जाता था, कभी भोजन ही नहीं दिया जाता था। लेकिन वो बच्चा था ना 12 से 13 साल का, किसी बच्चे को एक बार पीट दो उसके बाद दुलार दो तो फिर वो उसी प्रकार से आके फिर खेलने कूदने लगता था, हंसने लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और वो बहुत आहत हुआ। उसका मन बहुत रोने लगा कि हमने तो यार कभी तक चोरी किया ही नहीं, इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया, और खूब मारा उसका बेटा निर्मला का। और इससे आहत आकर बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। अब जब बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है, अब ये लोग आराम के आदी हो चुके थे, अब पछताने लगते थे, ढूंढते हैं लेकिन बहादुर नहीं मिलता। वही बात कही गई है ना, इसमें लास्ट में जोड़ा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब तो तुम इतने बुरा काम कर चुके थे उस बेचारे के साथ, गरीब लड़के के साथ, अब पछताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अर्थात बहादुर में स्वाभिमान की भावना कूट कूट के और सहनशीलता की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। सहनशीलता मतलब क्या है कि उसको मारा पीटा जाता था तब भी वो सहता था, लेकिन जब चोरी का इल्जाम लगा तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और वो छोड़कर भाग गया। दैट्स इट। और ये आपको याद हो गया होगा, आशा करते हैं ना। अगला यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य। सर हम इसका उत्तर कैसे दें? तो इसका उत्तर सभी बच्चे अपने जिले के अनुसार देंगे, ठीक है ना, सभी जिले के अनुसार। जैसे मुक्ति यज्ञ श्रवण कुमार, सत्य की जीत रश्मिरथी, त्यागपति आलोक वृत्त। तो ये आप अपने जिले के अनुसार देंगे। जो बच्चे मुक्ति यज्ञ है, रश्मिरथी है, सब अपने अपने, हम मान लीजिए कोई पढ़ा दिए, सभी बच्चे यही याद कर लिए तो गलत हो जाए, क्योंकि आपके जिले में अलग अलग आता है। जिस जिले से कमेंट कर दीजिएगा, हम वो लिखवा देंगे। अगला आपका यहाँ पे खंड ख शुरू होता है। खंड ख में जो पहला सवाल रहेगा 8वां सवाल, वो 7 नंबर का रहेगा। वो क्या रहेगा? संस्कृत का। देखिए यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। यहाँ पे क्या है, संस्कृत का एक गद्यांश दिया है, इसका आपको हिंदी और संदर्भ लिखना है। क्या यहाँ पे धनोहम
धनोयम धन्योयम भारतवर्ष यत्र समूल सत्य से लेकर कहां तक है, भाषा तत्व विद्या तक है, न मनते भाषा तत्व विद्या तक है। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक में हमने टिक लगा लीजिए। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आप जब भी आंसर लिखेंगे, आप जब भी आंसर लिखेंगे तो इतना लाइन सेम लिखेंगे। कितनी लाइन सेम लिखेंगे सर, इतनी लाइन आपको सेम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की, बस यही आपको अलग लिखना है, केवल आपको यही अलग लिखना है। अब हम कैसे जाना सर संस्कृत भाषा है महत्तम, क्योंकि यहाँ पे भाषाएं भाषायाम शब्द जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि कहां से लिया गया, संस्कृत भाषा है महत्तम से। कुछ ना कुछ उससे जुड़ी हुई बातें लिखी रहेंगी, हम पहचान गए। अब इसका सर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, धन्य है कि यह भारत देश जहां जनमानस को पावन पवित्र करने वाली, अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाणी संस्कृत शोभा मयान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है और इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं को क्या मानते हैं, जननी मानते हैं। अगला यहाँ पे ख वाला जो है ध्यान देना, वो क्या गया दिया है, दिए गए पद्यांश को किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश है क्या यहाँ पे, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर इसकी व्याख्या, एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे ध्यान देना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की सुभाषी रत्नानी पाठ से अवतरित है। प्रसंग, बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के जीवन शैली को यहाँ पे दिखाया गया है। व्याख्या क्या लिखेंगे, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसन, बुरी आदत, निंदा और कलह में क्या होता है, व्यतीत होता है। अगला यहाँ पे नवा जो प्रश्न है वो आपका मुहावरा और लोकोक्तियां हैं, जो कि सर 2 नंबर दिलाएगा, 4 टू रैंक को ये करना रहेगा। श्री गणेश करना यानी कोई शुभ काम करना, यानी कि मैं सर आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, यानी श्री गणेश कर रहा हूं। दांतों तले उंगली दबाना, होनहार वीर बरमान के होत चिकने पात, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे पहला श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना, कोई शुभ दिन देखकर किसी शुभ कार्य को करना श्री गणेश करना चाहिए। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान हो जाना। वाक्य प्रयोग, रणभूमि में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कौरवों ने दांत तले उंगली दबा ली। होनहार वीर बरमान के होत चिकने पात अर्थात प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे शास्त्री रहेगा, कि सरलता और नी बचपन में ही दिख गई थी कि होनहार वीर बरमान के होत चिकने पात अर्थात वे चरित्रवान थे। ये चरितार्थ की, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। वाक्य प्रयोग, रमेश अगर तुमने चोरी की है तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद पेपर में 5 नंबर का नया आने लगा है अपठित गद्यांश, तो इसको मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, बहुत सिंपल है ये, तो धुआं धुआं कर दोगे यार, इसकी कोई टेंशन नहीं लेने, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है। अगला है शब्दयुग्म का सही अर्थ चयन कीजिए। द्रव और द्रव्य, तो देखिए द्रव मतलब होता है पानी। पानी क्या है, एक तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या होता है, ये तरल है। क्या है, पानी तरल। द्रव मतलब क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ में जैसा क्या आता है, सोना, चांदी, सिक्के, कपड़े, कुछ भी हो सकते हैं। द्रव दान बिल्कुल नहीं, द्रव दवा बिल्कुल भी नहीं, द्रव का धन बिल्कुल भी नहीं। द्रव मतलब क्या होता है, तरल। द्रव्य दाता नो, दया नो, धान भी नहीं, बल्कि क्या होता है, धन। धन क्या है, एक पदार्थ है। कटिबंध और कटिबद्ध,
तो कटिबद्ध मतलब होता है कटिबंध। कटिबंध जो होता है, आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो माताएं होती हैं, अपने बच्चे को नजर ना लगने पाए, हाँ, पेट के नीचे काला धागा बांधी रहती है, बस पेट पे ही ना, तो उसको क्या बोलते हैं, करधनी बोलते हैं। या जब महिलाएं, आप शादी वादी में देखिएगा, जब महिलाएं जाती हैं तो सोने का बढ़िया एक ऊपर से, जब अपना कपड़ा पहनने के बाद ऊपर से पहन लेती हैं, जैसे बेल्ट लगाते हैं वैसी सोने का, तो उसको क्या बोलते हैं, करधनी बोलते हैं। कटिबद्ध मतलब तैयार रहना, क्या तैयार कि हम कटिबद्ध है इस चीज को करने के लिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अर्क, द्विज, अक्षत। तो अर्क का सूर्य, मदार, मदार क्या एक पौधा होता है ना, द्विज मतलब ब्राह्मण पक्षी दांत, अक्षत मतलब अखंड और चावल का दाना। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अभी अभी स्नान किया हुआ क्या कहलाता है, सन्ह स्नात बोल देते हैं। जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। अब किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मैंने सभी को कर दिया यहाँ पे। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, यानी कि स्त्री पुरुष जा रहे हैं। मैं भोजन कर लिया है, नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। अध्यापक महोदय कक्षा में, हाँ, यहाँ पे ध वाला है, रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अगला यहाँ पे पुत्री पराया धन होता नहीं, पुत्री पराया धन होती है, कहाँ होगी भैया, ती होगी, पुत्री पराया धन होती है। अगला यहाँ पे 12 का क। अब यहाँ पे आएगा रसछंद अलंकार, ये आपका 6 नंबर का मेजर पॉइंट होता है, आप इसको जरूर से जरूर तैयार करें। करुण अथवा वीर रस का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो करुण रस क्या होता है, करुण रस का लक्षण, लक्षण मतलब परिभाषा, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, सी पगा न झगा तन पे प्रभु, जान कुआही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक लखी, रखी किसी वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। यानी कि यहाँ पे जो कृष्ण के दरबारी था, वो जाके कृष्ण से कहता है कि भाई साहब, एक बहुत ही गरीब असहाय व्यक्ति खड़ा हुआ है गेट पर, वो बार बार कह रहा है कि मैं सुदामा हूं और मैं कृष्ण का क्या हूं, सखा हूं। भाई साहब, इतने ही जैसे ही सुना कृष्ण ने, दौड़ते एकदम फेंकते चले आए कि मेरा मित्र कहां से आ गया। तो ये प्रेम होता है, वो करुण वाला चीज। यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं परिभाषा, लक्षण मतलब परिभाषा, ध्यान देना, और उदाहरण। यमक अलंकार का लक्षण यानी परिभाषा क्या होता है, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग आए, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौरा जग वह पाए बौराए। अगला यहाँ पे दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। लक्षण मतलब परिभाषा और उदाहरण, काम खत्म। तो चौपाई का क्या हो जाएगा, यह सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, इसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बंदम गुरु पद पदम परागा, सूरज सुहास सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारु, सकल सक समन सकल भवरूज परिवारू, तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा 13 नंबर वाला पत्र लेखन आएगा। देखिए किस पे, यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा बोला है कि डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए, शिकायती पत्र। सीधा लिखेंगे, हम लोग ये शिकायत वाला कर रहे हैं, डाकुओं से डर रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर, सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट। चित्रकूट बहुत डकैती होती है भैया, क्या पता नहीं, देखते हैं। विषय, डाकुओं के आतंक के संबंध में शिकायती पत्र, क्योंकि जंगल है वहां पे। महोदय, सदर अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में बलात्, चोरी, छिनैती और गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्र के सामान्य जन डरे और सहमे हुए हैं। चित्री थाना भी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। फिर जन्म प्रतिदिन मानिकपुर चित्रकूट और वहां पे डेट, नाम और एड्रेस मेंशन नहीं करना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आएगा निबंध लेखन। सर देखिएगा यहाँ पे क्या है, 9 नंबर का निबंध लेखन है। मैंने टॉप 3 निबंध पहले ही करवा दिया है,
टॉप 3 मैं करवा दिया हूं और फिर मैं टॉप 3 लेकर आऊंगा। तो कुल आपको हम 10 करवाएंगे, 10 तो करवा देंगे, फंस जाएगा इतने में। पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, वृक्षारोपण की उपयोगिता, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और मेरे प्रिय कवि। अच्छा, यहाँ पे जब मेरे प्रिय कवि आ गया तो काम करना आप बहुत सारे कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद करके गए होंगे, एक ही तो लिखना रहेगा। जिसका आप इसमें नहीं लिखे हैं, 2-3 याद किए रहेंगे। जिसका आपने इसमें कवि का जीवन परिचय नहीं लिखा है, साहित्यिक परिचय, उनको छोड़ के, जिसका लिखे उनको छोड़ के किसी और का लाके छाप देना, 9 नंबर मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने इसको नहीं करवाया, क्योंकि वही कवि वाला अगर मान ली नहीं याद है तो ऊपरी वाला लिख छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझा रहा है ना? तो ये रहा क्लास 12 हिंदी का पेपर 2025 में आने वाले। और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप जो क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे मार्केट से, आप खोलिए, मिला लीजिए, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ का हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मैं पूरे दावे के साथ यूट्यूब पे बोलूंगा कि आप जुड़िए सर, नंबर 1 एकदम पेपर मामले में सर, यस केमिस्ट्री है यूपी बोर्ड में 2025 बोर्ड के लिए। और ज्वाइन करिए सर, भरोसा कीजिए, 95% सर क्वेश्चन फंसा देंगे पेपर में, गारंटी है सर हमारी सीओम की। जब आपको सब पढ़ाई देंगे तो एक भी क्वेश्चन फंसेगा, मिलेगा क्या? बचेगा ही नहीं सर, तोड़ देंगे एकदम, आग लगा देंगे पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री ज्वाइन करिएगा। एक चीज और, रुक जाइए थोड़ा सा यार, रुक जाइए, भूल गए यार, थोड़ा सा यार हो जाता है कभी कभी गलतियां। यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए केवल 499 में, जिसकी प्राइस 2000 थी, मैंने कम करके 499 में बैच आपके लिए। जाइए ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सही विषय पढ़ाया जाएगा, एक तरफ से जितने भी कंप्लीट करवा देंगे। आपको पीडीएफ उडीएफ नोट्स सब दे देंगे, ठीक है ना? ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई साहब क्वालिटी देते हैं भाई, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। और प्ले स्टोर पर जाकर एसके मिस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ज्वाइन कीजिए बैच को। जुनून बैच, रिवोल्यूशन बैच, यही सब बैच है। और कोई दिक्कत हो तो नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।